स्वागत है दोस्तों, कैसे हैं? झमाझम ये चैप्टर भी बेहतरीन झमाझम चल रहा है। और एज कमिटेड कि मैं आपको बेहतरीन क्वेश्चन करवाऊंगा, तो मैं आपको लेकर आया हूं मई 2020 आरटीपी का सबसे बेहतरीन क्वेश्चन। ये आपके पूरे एवरेज यूनिट के जितने क्वेश्चन हैं उन सबका राजा है। तो चलिए सरकार, जरा राजा को निपटाते हैं। तो क्वेश्चन क्या कहता है? किरण हैड एक्सेप्टेड बिल्स पेबल टू हिना। तो किरण ने बिल एक्सेप्ट करे, मतलब किरण इज डेटर फॉलोइंग ड्यू ऑन डिफरेंट डेट्स, जो अलग अलग डेट पर ड्यू हो रहे हैं। द डिटेल्स ऑफ बिल आर एज फॉलोज। पहले कॉलम में बिल की डेट दी है, दूसरे कॉलम में अमाउंट है और तीसरे कॉलम में दिया है उसका ड्यूरेशन। तो जल्दी से ड्यू डेट निकालते हैं। 9 अप्रैल का बिल 4 महीने, मई जून जुलाई अगस्त, 9 अगस्त और 3। फिर से एक बार, 9 अप्रैल का बिल है, 9 अप्रैल का बिल है, 4 महीने जोड़ना है। तो मई जून जुलाई अगस्त, तो 9 अगस्त, 3 दिन और जोड़ो तो 9 में 3, 12 अगस्त। ये हो गया आपका पहले बिल की ड्यू डेट। चलो अगला बिल 18 अप्रैल का बिल है और 3 महीने का है, मई जून जुलाई, 18 जुलाई, 3 दिन और जोड़े 21 जुलाई। अगला सरकार 25 मई में 6 महीने, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर और नवंबर। 25 नवंबर प्लस 3 दिन 28 नवंबर। और लास्ट 5 जून में 3 महीने, तो जुलाई अगस्त सितंबर, 5 सितंबर प्लस 3 दिन यानी 8 सितंबर। अब मालिक क्या लिखूं मैं? इन सभी बिल का अमाउंट। तो लिख देता हूं मैं अमाउंट और इसको माना हमने x। और क्या क्या है सरकार? 3000, 5500, फिर से 3000 और 6000। चारों को जोड़ ले सरकार। तो जोड़ने पर कितना अमाउंट आएगा सरकार? 3 और 3 6 और 6 12 और 5 17,500। ये हो गया आपका समीशन ऑफ x। अब क्या करें सरकार? अब ले लेते हैं बेस डेट। तो बेस डेट क्या मानी जाए सरकार? 21 जुलाई इन सारे ड्यू डेट्स में सबसे पहले आ रहा है, तो 21 जुलाई को हमने अपना बेस डेट माना। और हम क्या करेंगे? नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट करेंगे। ये सब फॉर्मेलिटीज हैं, ये सब मैं जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी करवाऊंगा, क्योंकि कंटेंट इस क्वेश्चन का ये नहीं है, कुछ और है, पिक्चर बाकी है अभी मेरे दोस्त। तो नंबर ऑफ डेज और इसको क्या मानेंगे? बाय। चलो 21 जुलाई से 21 जुलाई 0, 21 जुलाई से 12 अगस्त आराम से, जुलाई 31 का होता है, 31 माइनस 21 10 दिन जुलाई के और अगस्त के 12, यानी ये बिल 22 डेज के बाद ड्यू हो रहा है आफ्टर बेस डेट। चलो 12 अगस्त से शुरू करते हैं, 8 सितंबर तक चलते हैं। अगस्त होता है 31 का, 31 माइनस 12 19 दिन अगस्त के और सितंबर के 8 दिन, तो ये हो गए सरकार 49 डेज। अब सितंबर 8 से आगे बढ़ते हैं। सितंबर होता है मालिक 30 का, 30 माइनस 8 तो 22 दिन सितंबर के, अक्टूबर के 31 दिन और नवंबर के मालिक 28 डेज, तो ये हो गए 130 डेज। मालिक आपके पास मौका और दस्तूर दोनों हैं, तो लगे हाथ प्रोडक्ट खींच दो। प्रोडक्ट इज एक्स वाई, तो 3000 इंटू 22 66,000, ये 0 हो गया। 3000 इंटू 130 3,90,000 और 6,000 इंटू 49 ये होता है 2,94,000। चलो मालिक अब इनका भी जरा टोटल कर लिया जाए। तो 2,94,000 प्लस 390 प्लस 66,000, तो मालिक ये आ गया 7,50,000। ठीक है सरकार, अब आगे बोलो। तो आगे एवरेज रेट निकालना है। एवरेज रेट निकालने तक ये क्वेश्चन जैसे ऑर्डिनरी क्वेश्चन होता है वैसे ही चल रहा है। तो एडीडी मैं बिना फॉर्मेलिटी के निकाल रहा हूं, और एडीडी में क्या लिखूं? बेस डेट 21 जुलाई बेस डेट प्लस समीशन ऑफ प्रोडक्ट 750 डिवाइड बाय समीशन ऑफ अमाउंट 17,500। तो 7,50,000 डिवाइड बाय 17,500 ये आते हैं 42.86 डेज। तो 21 जुलाई प्लस 42.86 डेज। चलो मालिक 21 जुलाई में 42 दिन जोड़ना है, आराम से एकदम शांतिपूर्वक। चलो मैंने लिख दिए 43 डेज, क्योंकि 42.86 मतलब 43 डेज। कहां से शुरू करना है सरकार? 21 जुलाई से। तो सरकार जुलाई में बचे हैं अभी 10 दिन, क्योंकि जुलाई 31 का होता है, तो 43 माइनस 10 तो बचे 33 डेज। अब आया अगस्त, और अगस्त होता है 31 का, तो सरकार माइनस करें 31,
तो बचे हैं 2 दिन। तो सरकार 2 सितंबर 2018 इज योर एवरेज ड्यू डेट। अब बताओ सरकार इस क्वेश्चन में असली ट्विस्ट क्या है। अब पढ़ते हैं मालिक। ऑन 1 जुलाई इट वॉज एग्रीड दैट दीज बिल्स शुड बी विड्रॉन, यानी ये सारे बिल कैंसिल किए जाएंगे, एंड दैट किरण शुड एक्सेप्ट ऑन दैट डेट 2 बिल्स, और इस दिन किरण 2 और नए बिल एक्सेप्ट कर रही हैं। 1 for ₹10,000 ड्यू इन 4 months। 1 जुलाई को वो 2 नए बिल एक्सेप्ट कर रही हैं, जिसमें एक बिल 10,000 का है जो 4 महीने बाद ड्यू होगा, यानी 4 महीने उसकी ड्यूरेशन है, एंड द अदर फॉर द बैलेंस विथ इंटरेस्ट। ओ हो यस, यहां पर क्वेश्चन क्या है कि जो 2 बिल बनाए जाएंगे उसमें पहला बिल तो 10,000 का है, लेकिन दूसरा बिल है जो बैलेंस अमाउंट है, यानी टोटल अमाउंट था 17,500, पहला बिल हो गया 10,000 का तो 7,500, और 7,500 का बिल प्लस इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना? इंटरेस्ट है विथ इंटरेस्ट ड्यू इन 6 months, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सेकेंड बिल टेकिंग इंटरेस्ट एट द रेट 10% पर एनम, टेकिंग 365 days इन अ ईयर 18-19। क्या गजब बात बोली। मतलब 18-19 में दोनों नॉन लीप ईयर है, दोनों लीप ईयर नहीं है, तो उसमें तो 365 डेज ही होते हैं, कुछ नई बात नहीं करी उन्होंने। ओके मालिक, तो अब एवरेज डेट आ गया, लेकिन वो बोल रहे हैं कि अब हम ये पुराने बिल कैंसिल कर रहे हैं। ये सारे बिल कब ड्यू हो रहे थे सर? 2 सितंबर को। और जो नए बिल हैं वो कब ड्यू हो रहे हैं सर? कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो चलो निकालते हैं। ड्यू डेट ऑफ 2 बिल्स, 1 जुलाई को नए बिल लिखे जा रहे हैं, पहला बिल है 4 महीने का, तो 1 जुलाई में 4 महीने जोड़े, तो जुलाई में 1 महीना जोड़ा, तो 1 जुलाई से 1 अगस्त, 1 सितंबर, 1 अक्टूबर, 1 नवंबर, और 3 दिन और जोड़ो, तो सरकार ये बिल ड्यू हो रहा है 4 नवंबर 18 को। ओके, कितने का है ये बिल? 10,000 का। ठीक है मालिक, एक और बिल था, वो भी 1 जुलाई को ही लिखा गया, 1 जुलाई प्लस कितने महीने सर? 6 months, प्लस ग्रेस डेज के 3 दिन और जोड़ दो। तो चलो मालिक, जो 4 नवंबर आया था उसमें 2 महीने और जोड़ दो, क्योंकि अगर वो बिल 4 महीने का था तो ये 6 का था, तो 4 नवंबर के बाद 4 दिसंबर, 4 जनवरी, यानी दूसरा बिल 4 जनवरी 19 को पे होगा। अभी जो पहला बिल है उसमें आप चुका रहे हैं 10,000 रुपए, 17,500 में से 10,000 आप चुका रहे हो बेसिकली कब? 4 नवंबर को, और बचे हुए 7,500 मैं ब्याज के साथ चुका रहे हो 4 जनवरी को। वैसे एक बात तो बताओ, ये पेमेंट करना कब था? सरकार पेमेंट तो करना था एवरेज डेट के हिसाब से 2 सितंबर को, तो जो पैसा 2 सितंबर को मिलना था 17,500, उसमें से सुनना, फिर से बोल रहा हूं, जो पैसा पे करना था 2 सितंबर को, कितना? 17,500, अब वो कुछ भी नहीं मिला, और उसमें से 10,000 मिलने जा रहे हैं 4 नवंबर को, और बचे हुए 7,500 मिलने जा रहे हैं 4 जनवरी को। तो अब ये जो पैसा डिले हो गया, इस पर हमको इंटरेस्ट पे करवाना है एट द रेट 10% पर एनम। तो चलो मालिक, जरा हम साथ साथ कैलकुलेशन करते हैं। तो चलो मालिक, अब हम साथ साथ मिलके ये कैलकुलेशन करते हैं। सबसे बेहतरीन क्वेश्चन, ज्यादातर बच्चे इसका इंटरप्रिटेशन गलत निकालते हैं, ध्यान रखिएगा। पेमेंट की ड्यू डेट 2 सितंबर थी, भले ही जो 2 नए बिल हैं वो 1 जुलाई को लिखे गए, लेकिन ये जो ओरिजिनल बिल थे उनका पैसा मिलना कब था? एज पर एवरेज डेट 2 सितंबर को। और अब वो मिल कब रहा है? 2 टुकड़ों में, एक मिल रहा है नवंबर 4 को 10,000 रुपए, और बचे हुए मिल रहा है 7,500 कब? 4 जनवरी को। तो जो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन होगी वो इस 1 जुलाई से नहीं होगी, बल्कि जिस दिन ये चारों बिल ड्यू हुए थे, एवरेज ड्यू डेट 2 सितंबर, उस दिन से होगी, क्योंकि ये पैसा आपको 2 सितंबर को मिलना था दोस्त, और वो मिल कब रहा है? एक 4 नवंबर को और एक 4 जनवरी को। तो बताओ कितना कितना पैसा कितने समय के लिए आउटस्टैंडिंग रहा? सरकार एक भी नया पैसा 2 सितंबर को नहीं मिला, पहली बार कब मिल रहा है? सीधे 4 नवंबर को। तो बताओ 17,500 आउटस्टैंडिंग फ्रॉम 2 सितंबर टू 4 नवंबर, क्योंकि 4 नवंबर को पहली बार 10,000 रुपये मिल रहे हैं, यानी 17,500 रुपये पूरे 2 सितंबर से 4 नवंबर तक आउटस्टैंडिंग रहे। तो बताओ मालिक कितने दिन हो गए? सितंबर में होते हैं 30 दिन, 2 सितंबर को पैसा आना था, तो सितंबर में डिले हुआ 28 दिन, अक्टूबर में होते हैं 31 दिन, और नवंबर के 4 दिन। तो मालिक ये हो गया
63 डेज के लिए डिले, और इस दिन आउट ऑफ द 17,500 10,000 रुपए मिल गए, लेकिन अभी भी 7,500 मिलना बाकी और है। अब वो कब मिलेंगे सरकार? वो मिलेंगे यहां से 2 महीने बाद, यानी 4 जनवरी को। तो फिर एक अमाउंट तो ये आउटस्टैंडिंग हो गया, और फिर आगे बोलते हैं एंड रुपीज 4 नवंबर टू 4 जनवरी, दैट इज, चलो कैलकुलेट करते हैं। नवंबर में होते हैं सरकार 30 दिन, 30 में से 4 माइनस करो तो 26 दिन नवंबर के, दिसंबर के 31 और जनवरी के वापस से 4, यानी ये हो गया 61 डेज का ब्याज। यानी जो अगला बिल लिखा जाएगा वो कितना बड़ा बिल होगा? 7,500 तो बैलेंसिंग फिगर है प्रिंसिपल का, हाँ, और उस पर एक तो ये वाला ब्याज 17,500 पे 63 दिन का, और 7,500 पे 61 दिन का ब्याज। तो चलो सरकार कैलकुलेट करते हैं ना। 17,500 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट था, 10% इंटू 63 डेज डिवाइड बाय 365, तो 17,500 इंटू 10% डिवाइड बाय 365 इंटू 63, ये होता है 302.05। 17,500 पे हो गया 63 दिन का ब्याज, फिर उसमें से कितने पे हो गए? 10,000, तो अब कितना आउटस्टैंडिंग बचा? 7,500। 7,500 पे फिर से 10% इंटू 61 डिवाइडेड बाय 365, तो सरकार 7,500 का 10% डिवाइड बाय 365 इंटू 61, ये होता है 125.34। तो 125.34 प्लस 302.05, ये हो गया 427.39। इतना ब्याज प्लस 7,500 का बिल। क्वेश्चन क्या था सुनो, क्वेश्चन बोल रहा था कि सेकंड बिल हमें बनाना है, कितने का? बैलेंस प्रिंसिपल और ब्याज का। तो बताओ व्हाट इज द अमाउंट ऑफ सेकंड बिल, दिस वाज द क्वेश्चन। तो अमाउंट ऑफ सेकंड बिल इक्वल्स टू 7,500 प्लस 427.39, तो ये अमाउंट आएगा 7,927.39 एंड हियर इज योर आंसर। सबसे अच्छा क्वेश्चन, इसको प्लीज एक बार खुद से जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आपने इसको अच्छे से नहीं किया तो एग्जाम में पूरी संभावना है कि आप यहां पे अटके। ध्यान रखिएगा, जो आपने पूरे बिल कैंसिल करे थे और नए बिल जारी करे थे वो 1 जुलाई को करे थे, हमें उससे कोई अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि ये 2 बिल ड्यू कब हो रहे हैं उससे मतलब है, वो है नवंबर 4 और जनवरी 4। और ब्याज के लिए काम की तारीख क्या है? एवरेज ड्यू डेट, क्योंकि उस दिन ये सारे बिल का पैसा मिलना था। अब जो पैसा मिलना था वो मिलना था 2 सितंबर को, लेकिन उसमें से 10,000 मिले 4 नवंबर को, और 7,500 विद ब्याज कब मिलेंगे? 4 जनवरी को। तो सरकार ये हो गया आपका क्वेश्चन जो आरटीपी मई 20 में आया था। अब ये तो हो गया वन वे ट्रांजैक्शन खत्म। अब बारी आती है म्यूचुअल डीलिंग की, यानी यहां से भी चट और वहां से भी पट, तो दोनों तरफ से चटपट। चलो मालिक देखते हैं, देखें, चलिए दोस्तों शुरू करते हैं म्यूचुअल डीलिंग को। और सरकार म्यूचुअल डीलिंग में कुछ खास नहीं है, बस इतना सा अंतर है कि अब दोनों तरफ से ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, यानी मैं आपको माल बेच रहा हूं और आप मुझे माल बेच रहे हैं, तो जो सेटलमेंट होगा वो नेट अमाउंट के लिए होगा। तो जब हम सारे ट्रांजैक्शन को एक साथ सेटल कर रहे हैं तो पहली ध्यान देने योग्य बात कि हमेशा बेस डेट सभी ट्रांजैक्शन के लिए कॉमन होगी, यानी जो आपको नंबर ऑफ डेज निकालना है वो कॉमन बेस डेट लेकर ही दोनों जगह से निकालना है। ऐसा नहीं है कि पेबल की अलग बेस डेट और रिसीवल की अलग, पेबल के लिए अलग मैंने निकाला और रिसीवल के लिए अलग, एक कॉमन बेस डेट और उस बेस डेट से सारे ट्रांजैक्शन, बोथ वे ट्रांजैक्शन की ड्यू डेट कंपेयर करके नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट करना है। करना वही है, बेस डेट लो, इंडिविजुअल पेबल के नंबर ऑफ डेज निकालो, रिसीवल के नंबर ऑफ डेज निकालो, फिर पेबल का और रिसीवल दोनों का प्रोडक्ट निकाल लो। अब उसके बाद क्या करना है, तो उसके बाद पेबल के प्रोडक्ट और रिसीवल के प्रोडक्ट को नेट करो, पेबल का अमाउंट और रिसीवल का अमाउंट नेट करो, और नेट पेबल और नेट प्रोडक्ट कैलकुलेट कर लो। अब उसके बाद जो फॉर्मूला है वो तो वही है। फॉर्मूला क्या होगा? बेस डेट प्लस समीशन, नहीं सरकार समीशन नहीं, डिफरेंस इन समीशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन समीशन ऑफ अमाउंट, बस इतना है, बाकी कोई म्यूचुअल डीलिंग में एक्स्ट्रा काम नहीं है। चलो देख लो एक बार, पढ़ लेते हैं। इन दिस केस
both the parties are selling goods to each other. So the amount of settlement will be the net amount. To calculate average due date, we will follow the same procedure, that is selecting a common base date. Common base date ध्यान रखना है for both way transaction. Compare due date of respective transaction with the base date and ascertain number of days and product, जैसे हम आज तक कर रहे थे. Now compare the amount and product of both way transaction and ascertain the net amount of product and net amount payable or receivable. अब क्या करेंगे? Apply the following formula to get the average due date. फॉर्मूला क्या होगा सरकार? वही बेस डेट प्लस माइनस डिफरेंस इन समीशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन समीशन ऑफ अमाउंट. कुछ विशेष नहीं है, सब कुछ नॉर्मल है. तो मालिक, ये म्यूचुअल डीलिंग से केवल एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है, बाकी तो हमेशा वन वे ट्रांजेक्शन आया है. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगली बार वहीं से आएगा, यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है, और इवन पार्टनरशिप से भी या वो लोन वाले केस में भी क्वेश्चन आ सकता है. तो चलो सरकार, इसका एक क्वेश्चन देखते हैं जो एग्जाम में आया था. क्वेश्चन आया था मई 2019 में, और क्वेश्चन क्या था? टू ट्रेडर्स योगेश एंड यूसुफ बाय गुड्स फ्रॉम वन अनदर, यानी दोनों एक दूसरे से माल खरीदते थे. ईच अलाउइंग अदर 1 month क्रेडिट. सुनो, यहां पे क्या बिल्स ऑफ एक्सचेंज इन्वॉल्व हो रहे हैं? नहीं, नॉर्मल सेल्स बिल है और मैंने आपको 1 महीने का उधार दिया. तो मालिक यहां पर 3 दिन ग्रेस के नहीं जोड़ना है. ग्रेस के वो 3 दिन सिर्फ तभी जोड़ना है जब वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज हो या प्रोमिसरी नोट हो. तो यहां पर सिर्फ 1 महीना जोड़ेंगे, और यहां पे वो हेडिक भी नहीं पालना कि पब्लिक हॉलीडे है, कैजुअल हॉलीडे, कुछ नहीं. सिंपल 1 महीना जोड़ो, बात खत्म. कोई पब्लिक हॉलीडे नहीं, क्योंकि वो सारे रूल कहां लगेंगे? यस, इन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट. चलो सरकार, अब देखते हैं आगे क्या बोलता है क्वेश्चन. एट द एंड ऑफ 3 months द अकाउंट्स रेंडर्ड आर एज फॉलोज. दोनों ने एक दूसरे के साथ जो ट्रांजैक्शन किए उसके डिटेल्स इस प्रकार हैं. गुड्स सोल्ड बाय योगेश. योगेश ने माल बेचा 18 अप्रैल को, 15 मार्च को और 16 जून को. और माल कितने का बेचा है? 12, 14 और 16 का. जबकि यूसुफ ने योगेश को जो माल बेचा वो बेचा है 23 अप्रैल को और 24 मई को. तो ये तो माल बेचा है. ड्यू डेट क्या है? जो डेट ऑफ सेल है प्लस 1 month. तो चलो सरकार आगे. कैलकुलेट द डेट अपॉन विच द बैलेंस शुड बी पेड सो दैट नो इंटरेस्ट इज ड्यू आइदर टू योगेश और टू यूसुफ. तो चलो सरकार क्या करेंगे? सबसे पहले मैं यहीं पर ड्यू डेट निकाल रहा हूं. ड्यू डेट 18 अप्रैल प्लस 1 महीना 18 मई, 15 मार्च प्लस 1 महीना. एक्चुअली वो मार्च नहीं होना चाहिए, कुछ गड़बड़ हुई है. अब लेकिन जो क्वेश्चन वो यही है, अपन नहीं मान लेते हैं. तो 15 मार्च प्लस 1 महीना 15 अप्रैल, वो 15 मई होना चाहिए था. अब जो है सो है. जून 16 में 1 महीना 16 जुलाई. यहां पर 23 अप्रैल में 1 महीना 23 मई और 24 मई में 1 महीना 24 जून. तो मालिक अब हमारे पास दोनों साइड के ट्रांजैक्शन की ड्यू डेट आ गई. तो ये मैंने बीच में लाइन खींच दी सरकार. चलो यहां पे लिखता हूं मैं सेल बाय योगेश, पहला कॉलम ड्यू डेट, और यहां पे 18 मई, 15 अप्रैल और 16 जुलाई. अब अमाउंट बताओ मालिक. अमाउंट इज एक्स, 12,000. तो अमाउंट कितना है मालिक? 12,000, 14,000 और 16,000. तो योगेश की सेल का टोटल है 42,000. अब मालिक क्या करूं? सिमिलरली इधर सेल बाय यूसुफ लिख लेते हैं. चलो मालिक जल्दी से देख लेते हैं कि इनकी ड्यू डेट क्या थी. तो इनकी ड्यू डेट है 23 मई और 24 जून. अच्छा, इनका अमाउंट क्या है? तो सर इनका अमाउंट है 10,600 और 10,000. तो टोटल अमाउंट हो गया इनका 20,600. तो योगेश को लेना है 42,000 और योगेश को पे करना है, क्योंकि अगर यूसुफ ने माल बेचा मतलब योगेश ने खरीदा. तो योगेश को लेना है 42,000 और योगेश को पे करना है 20,600. तो नेट अमाउंट 21,400 नेट रिसीवेबल है. यानी यूसुफ विल पे difference amount 21,400 on average due date so that neither party will suffer any interest loss. अब मालिक चूंकि ये कॉमन म्यूचुअल डीलिंग का क्वेश्चन है तो बेस डेट हमेशा ध्यान रखना है, कॉमन लेना है सबके लिए, पूरे 5 ट्रांजैक्शन के लिए. तो सरकार बताओ ना इस पूरे क्वेश्चन की सबसे पहली ड्यू डेट क्या है? तो वो है 15 अप्रैल.
तो 15 अप्रैल को बेस डेट ले लेते हैं। ठीक है मालिक, अब क्या करूं, इस 15 अप्रैल से इंडिविजुअल ड्यू डेट को कंपेयर करें और नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट कर लें। तो मालिक 15 अप्रैल से 15 अप्रैल 0, क्या लिख दूं, बाय। चलो 15 अप्रैल से 18 मई, तो सरकार अप्रैल होता है 30 का, 30 माइनस 15 यानी 15 दिन अप्रैल के, और मई के 18, तो ये हो गए सरकार 33 डेज। अब चलो 15 अप्रैल से ही 16 जुलाई पे आना है, लेकिन सरकार 15 अप्रैल से 18 मई के 33 डेज हमें पता है। आगे बढ़ते हैं, मई होता है 31 का, 31 माइनस 18 यानी मई के 13 दिन, जून के सरकार 30 दिन और जुलाई के 16 दिन, तो ये होते हैं मालिक 92 डेज। अब सिमिलरली यहां पे आओ, 18 मई तक आप ऑलरेडी 33 डेज निकाल चुके थे और 18 मई से 23 मई में 5 दिन और हो जाते हैं, तो 5 दिन और जोड़ दो, तो 33 प्लस 5 38। ठीक है सरकार, अब 23 मई से 24 जून तक आना है, तो मालिक 38 डेज तो लिख दो पहले ही। अब बताओ 23 मई से 31 मई, देयर आर 8 डेज, 8 दिन जोड़े, और जून के 24, तो ये होते हैं मालिक 70 दिन। इसको क्या मान लेते हैं, बाय। फॉर्मेटिंग आपके भरोसे छोड़ दिए मैंने दोस्तों, ध्यान रखना फॉर्मेटिंग आपको करनी है, मैं सिर्फ कैलकुलेशन समझा रहा हूं। ओके मालिक, अब हमारे पास अमाउंट है और डेज है, मल्टीप्लाई कर दें, हाँ सरकार कर दो, क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट। चलो मालिक, तो 12,000 इंटू 33 ये होता है सरकार 3,96,000। दूसरा 14,000 इंटू 0 सरकार 0, और 16,000 इंटू 92 ये आता है 14,72,000। इन दोनों को जोड़ा तो टोटल अमाउंट आ रहा है 18,68,000। तो मालिक ऐसा है कि अपना ये वाला साइड तो पूरा हो गया, अमाउंट भी हो गया और प्रोडक्ट भी आ गया। अब जरा सिमिलरली सेम कैलकुलेशन यहां पे भी कर लेते हैं, चलो देखते हैं। तो 10,600 मल्टीप्लाइड बाय 38 डेज ये होता है सरकार 4,02,800। ठीक है मालिक, अगला 10,000 इंटू 70 ये हो गया मालिक 7 लाख रुपए, तो 4,02,800 प्लस 7 लाख ये हो गया मालिक 11,02,800। अब सुनो मालिक, आपके पास डेबिट का रिसीवेबल और पेबल, तो नेट डिफरेंस आ गया। सिमिलरली रिसीवेबल का प्रोडक्ट और पेबल का प्रोडक्ट आ गया। आपको चूंकि इन्हें एक साथ सेटल करना है, नेट करना है, तो हम इसका भी नेट करेंगे। तो मालिक अब यहां पर एवरेज ड्यू डेट क्या लिखूं फॉर्मूला, चलो सरकार एक बार फॉर्मूला तो लिखी दो, तो बेस डेट प्लस ऑब्लिक माइनस। सर माइनस कब आएगा, माइनस तब आएगा जब प्रोडक्ट ज्यादा और अमाउंट कम, यानी ऐसा हो सकता है, हाँ हो सकता है कि ये कम है और ये ज्यादा है, जबकि अमाउंट यहां पे ज्यादा है और अमाउंट यहां पे कम है। ऐसा कैसे होगा, जब ये जो टाइम का वेट दे रहे हैं ना, इसमें अंतर रह जाएगा। अब मान लो यहां पे अगर 100 दिन या 150 दिन होते तो इसका प्रोडक्ट बड़ा हो जाता और इसका प्रोडक्ट छोटा रह जाता, तो फिर माइनस में आता, और माइनस में आता तो हमको बैक डेट जाना पड़ता, यानी बेस डेट से भी पीछे जाना पड़ता, क्योंकि माइनस में आंसर आया है, मैथ्स है, प्योर मैथ्स है। आपने बेस डेट ली और अगर आंसर आया वो जो फॉर्मूला डिवाइड करके आता है, अगर वो प्लस में आया तो आप ऐड कर दोगे, और अगर माइनस में आया तो आप पीछे चले जाओगे। तो इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है, और माइनस भी आ सकता है। अगर एग्जाम में कभी माइनस आए तो घबराना नहीं, बस आपको ध्यान रखना है दिस माइनस दिस कर रहे हो तो दिस माइनस दिस किया जाएगा, फिर भले ही आंसर माइनस में क्यों ना आए। ऐसा मत करना कि ये बड़ा है और ये छोटा है तो इसमें से ये माइनस कर दिया, और यहां पे बड़ा है तो इसमें से ये माइनस कर दिया। अगर आप यहां से ये माइनस कर रहे हैं तो हर बार यही होगा, ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चे कॉन्फिडेंस यहीं पे लूज करते हैं। माइनस में आ गया अब क्या करें, अरे मैथ्स है, माइनस में आ सकता है, सिंपल सी बात है। 42,000 माइनस 20 किया तो ये आ गया 21,600। अब यहां पे है 18 लाख, और यहां पे अगर 20 लाख होते तो 18 लाख माइनस 20 लाख करेंगे तो माइनस में तो आएगा, आ सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बॉदर मत करना। चलो मालिक क्या लिखूं, बेस डेट प्लस माइनस डिफरेंस इन समीशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन समीशन ऑफ अमाउंट। बोलो मालिक कितना है, बेस डेट थी सरकार हमारी 15 अप्रैल, लिख दिया, प्लस 18,68,000 माइनस 11,02,800 डिवाइडेड बाय 42,000 माइनस 20,600। चलो सॉल्व करते हैं। तो 18,68,000 माइनस 11,02,800 ये आया
7,56,000 नहीं, गलत हो गया। तो ये अमाउंट आया 7,65,200 और 42,000 माइनस 20,600, ये अमाउंट आया 21,400 और इसको ऐड करना है 15 अप्रैल में। तो मालिक 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 आंसर आने की बस यूं देरी है। 765,200 डिवाइडेड बाय 21,400 दैट कम्स टू 35.75 डेज। तो 15 अप्रैल प्लस 35.75 डेज यानी 36 डेज। तो 15 अप्रैल में 36 डेज जोड़ना है मालिक। तो उठाओ कैलकुलेटर और उस पर लिख दो 36 माइनस 15 अप्रैल से आगे बढ़ना है। अप्रैल होता है 30 का, तो 30 माइनस 15, तो 15 दिन सर अप्रैल के माइनस कर दिए, तो ये आ रहा है 21 दिन काय के, मई के। तो 21 मई इज माई एवरेज ड्यू डेट। ये आंसर आपके एग्जाम के आंसर से मैच नहीं करेगा, क्योंकि जितना मुझे पता है यहाँ पे एक छोटी सी गड़बड़ हुई थी, मेरे से नहीं, जो कंटेंट इंस्टीट्यूट ने शेयर किया है उसमें। उन्होंने यहाँ पर मार्च 15 लिख दिया, कि लिखना यहाँ पर था मई 15, तो उससे आपका आंसर पूरा चेंज हो जाता। अब जो है सो है, मेरे पास जो क्वेश्चन था मैंने उसका आंसर दिया। तो उसका आंसर क्या है कि अगर ये नेट 21,400 यूसुफ इस दिन 21 मई को पे कर देता है, तो किसी भी पार्टी को इंटरेस्ट का कोई लॉस नहीं होगा। ठीक है मालिक, चलिए सरकार। तो ये हो गया म्यूचुअल डीलिंग का क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा गया था। अब बाकी प्रैक्टिस के लिए आप जो हमारा मॉड्यूल है उसे ट्राई करिएगा, क्योंकि पीएम तो प्रैक्टिस के लिए अब आप हमारा जो मॉड्यूल है उसे ट्राई कीजिएगा। और आपको अगर और क्वेश्चन करना है तो मैं आपको एक सीक्रेट जगह बताता हूं। सीए इंटरमीडिएट के ओल्ड सिलेबस में ये चैप्टर हुआ करता था। तो अगर आप जब वेबसाइट पर जाएंगे BOS नॉलेज पोर्टल पर, तो वहां पर जाना सीए इंटर ओल्ड सिलेबस और उसे क्लिक करोगे तो वहां पर एक ऑप्शन आता है मॉड्यूल पीएम मतलब प्रैक्टिस मैनुअल। तो उसे जब आप क्लिक करोगे तो वहां पर एवरेज यूनिट के कुछ 12-13 क्वेश्चन आपको और प्रैक्टिस के लिए मिल जाएंगे। ठीक है, तो वहां से भी आप और प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा। ये चैप्टर आपको 5 मार्क्स पूरे देकर जाए, आपको ये इंश्योर करना है मालिक। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो यस, ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब अगर मैं एक्स्ट्रा ज्ञान की बात करूं तो मुझे नहीं देना है। एग्जाम में इतना ही आया है आज तक, तो मैं मान रहा हूं कि आगे भी इतना ही आएगा। इसलिए मैंने इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्रॉइंग और जो लोन अमोर्टाइजेशन का इंटरेस्ट है वो डिस्कस नहीं किया। तो सरकार फ्रॉम माय साइड दिस चैप्टर इज ओवर। तो अब हम लोगों को अगले वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ मिलना है और उसमें हम पढ़ने वाले हैं अकाउंट करंट। एक्चुअली एवरेज ड्यू डेट और अकाउंट करंट एक सेट का हिस्सा है। या तो एग्जाम में एवरेज ड्यू डेट आएगा या अकाउंट करंट आएगा, या दोनों आते हैं और लिखते हैं और, यानी क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट ए, या तो एवरेज ड्यू डेट कर लो या अकाउंट करंट कर लो, कोई एक करना है, लेकिन आएगा 5 नंबर के लिए, ये पक्का है। ठीक है सरकार, चलो। तो ये पार्ट था हमारे म्यूचुअल डीलिंग में जो हमने नया सीखा। बाकी तो सब कुछ आपको आता है और बढ़िया से एग्जाम में इस क्वेश्चन को और इस पार्ट को करना, पूरे मार्क्स लाना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में विद न्यू चैप्टर, विद न्यू टॉपिक, विद अगेन एश्योरेंस ऑफ 5 मार्क्स। चलिए मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।